हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मनीष मालव। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0 में। डियर स्टूडेंट्स, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली 10वीं बोर्ड परीक्षा के कुछ दिन आपके लिए शेष रह गए हैं। और दोस्तों, हमने मैथमेटिक्स का रिवीजन जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर करवा रखा है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण वीडियो को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। उसमें हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है, और विस्तार से हमने व्याख्या सहित सभी क्वेश्चनों को करवा रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही अगर आपने 1 घंटे की क्लास नहीं देखी, जिसमें हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक हमने गणित के सभी क्वेश्चनों को मात्र 1 घंटे में कवर किया था, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा जो है आपकी 10वीं की, उसके गणित का जो मॉडल पेपर है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन क्वेश्चनों को व्याख्या सहित अपन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसमें अपने सबसे पहले आता है खंड ए, यानी कि ये आपके 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होने वाला है। पूर्णांक जो रहेगा आपके 80 मार्क्स का रहेगा। दोस्तों, इसका जो पहला क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। आपके टोटल जो है 18 क्वेश्चन है बहुविकल्पी, जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दोस्तों, जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें क्या है, अपन को ABCD जो ऑप्शन है यही तो भरना है। आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर नहीं भी आ रहा हो तब भी आपको ये भरना है। हो सकता है आपका सही भी हो जाए। चलिए दोस्तों, इसका पहला जो क्वेश्चन है, पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है। तो दोस्तों, इसमें 3 परिमेय संख्या है। इसमें पूछा है परिमेय संख्या नहीं है। देखो, यहाँ पर ही बच्चे क्या करते हैं, गलत कर जाते हैं। परिमेय संख्या नहीं पूछा है यहाँ पर, तो 3 तो क्या होंगी, परिमेय होंगी। देखिए दोस्तों, परिमेय क्या होते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 भी परिमेय संख्या है, और 22/7 ये भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी है। अब देखिए, कंफ्यूजन बच्चे किस में होंगे, या तो इसमें या फिर इसमें। अब देखिए, परिमेय संख्या वो होती है जो दशमलव के बाद क्या होता है, अंकों अथवा अंकों के समूह की अगर पुनरावृत्ति हो जाती है, यानी कि रिपीटेशन हो जाता है, तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। जैसे कि 2.15 15 15 इस प्रकार चल जाए, यानी कि 15 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक वैसे यहाँ पर 1.3 यानी कि 3 अंक जो 3 है, संख्या जो 3 है, इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो एक तरह से ये क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो सी ऑप्शन है आपके, यहाँ पर 23 जो है, देखिए 23 23 और 23, इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, आपके परिमेय संख्या होगी। लेकिन उसने पूछा परिमेय संख्या नहीं है, तो आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 2 के बाद 3, फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5, यहाँ पर कहीं पर भी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। दोस्तों, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, 2 सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। तो दोस्तों, जो HCF होता है, महत्तम समापवर्तक, ये जो होता है आपके हमेशा 1 होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुपद के शून्यक √2 - √2 हो तो बहुपद क्या होगा। देखिए दोस्तों, 2 शून्यक हैं, एक तो x बराबर √2 है और x बराबर -√2 है। अब देखिए, इन दोनों को जब इधर लाओगे तो एक गुणनखंड बनेगा x -√2, और ये माइनस वाला इधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो x + √2 बनेगा। अब देखिए, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो a की जगह x का स्क्वायर और -b² यानी कि √2 का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर x² - √2 का स्क्वायर कितना होगा, √2 बन जाएगा। तो x² - 2 जो होगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, सी वाला। इसका अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, रैखिक समीकरणों के युग्म, 2 युग्म दे रखे, पहला और दूसरा, का अद्वितीय हल होगा। देखिए दोस्तों, 3 कंडीशन होती है, या तो 2 रेखाएं समांतर हो जाए, या प्रतिच्छेदी हो जाए, या फिर एक रेखा दूसरी के ऊपर समांतर हो। अद्वितीय हल कब होता है, जब एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, यानी कि प्रतिच्छेद करती है तो क्या होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। तो अद्वितीय हल होने के लिए कंडीशन जो होती है आपकी, कौन सी होती है, कि उनकी जो अनुपात होंगे A1 B1 का, ये बराबर नहीं होगा, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
और अनंत हल होने के लिए कौन सी कंडीशन होती है आपकी, ये वाली कंडीशन होती है। और साथ में ही कोई हल नहीं होगा, यानी कि रेखाएं जो होंगी आपकी क्या होंगी, समांतर जाएगी। इसमें क्या होती है, समपाती होती है। समपाती होगी तो अनंत हल होंगे, और समांतर जाएगी तो कोई हल नहीं होगा। ये वाली कंडीशन होती है किसके लिए, कोई हल नहीं होने के लिए। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, निम्न में से कौन सी श्रेणी जो है समांतर है। देखिए समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होता है कि सारो अंतर जो डी होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में सारो अंतर बराबर आ रहा है ये देखना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर 2 में कितना जोड़ा, 2, 4 आया। फिर 4 में 4 जोड़ा तब जाके 8 आया, यानी कि यहाँ पर अंतर 2, यहाँ पर कितना 4, यानी कि ये दोनों अंतर बराबर ही नहीं आ रहे। यहाँ पर देखिए 1 में 2 जोड़ा कितना आया, 3। अब 3 में कितना 6 जोड़ेंगे तब जाके 9 आएगा, यानी कि यहाँ पर अंतर ही बराबर नहीं आया। पहले 2 क्रमागत पदों का अंतर बराबर नहीं आया। ठीक वैसे यहाँ पर देखिए ए में से 2 ए या फिर 2 ए में से ए घटाएंगे तो ए आ जाएगा। फिर 3 ए में से 2 ए घटाएंगे तो ए आएगा। 4 ए में से 3 ए घटाएंगे तो ए आएगा। इसका मतलब सार अंतर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला फोर्थ क्वेश्चन, एपी का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें 30वां पद यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। ए यहाँ से 10 है और डी का मान A2 यानी कि इसमें से ये घटाना है, यानी कि ये वाला जो है A2 माइनस A1 करना है। तो A2 7 माइनस 10 बराबर कितना, माइनस के 3 आ जाएंगे। ये आ गया आपके D का मान, A और D का मान, और जो N है, N कितना है 30, ये यहाँ पर रखकर आप मान ज्ञात कर सकते हो। तो जो इसका ऑप्शन जो होगा आपके सी ऑप्शन से हो जाएगा कितना, माइनस के 77। ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपकी समसंख्यक समान संख्याओं भुजाओं वाले दो बहुभुज कब समरूप होते हैं। देखो ये कंडीशन तो मैंने आपको बताई थी। दो बहुभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो, साथ में उनकी संगत भुजाएं जो होती है वो समान अनुपात में होती है। ये दोनों कंडीशन होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों सही है आपके। 8वां जो क्वेश्चन है आपकी, बिंदु जो है -3, 0 कौन से चतुर्थांश में स्थित है, या फिर स्थित है चतुर्थांश में या फिर एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर। देखिए दोस्तों चतुर्थांश में पहले देखी जाए तो क्या होता है कि ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, यानी कि इधर चलता है माइनस में, ये इधर एक्स माइनस में, वाई सॉरी प्लस में, इधर एक्स प्लस में और इधर वाई प्लस में। तो ये तो होता है प्लस प्लस, और इधर एक्स चलता है माइनस में और वाई चलता है किस में, प्लस में। तो माइनस प्लस होगा, इधर माइनस और माइनस दोनों ही माइनस माइनस, और एक्स चलता है इधर प्लस में और वाई चलता है इधर नीचे की तरफ माइनस में। तो इस प्रकार ये कंडीशन होती है। अब देखो आगे वाला एक्स का मान, पीछे वाला वाई का मान। देखिए -3, देखिए यहाँ पर -3 और y का मान तो क्या है, 0 है। इसका मतलब ये चतुर्थांश में तो होगा नहीं। ये किस पर स्थित होगा, अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि 1 का मान क्या आ गया यहाँ पर, 0 आ गया। तो यहाँ पर हमेशा जो y का मान 0 कब होता है, जब बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। तो x अक्ष पर y का मान हमेशा क्या होता है, 0, और y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0 होता है, और x अक्ष पर y का मान 0। तो y का मान यहाँ पर 0 है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, x अक्ष पर स्थित होगा ये बिंदु। ठीक है। इसके बाद 9th जो क्वेश्चन है आपकी, a के किस मान पर tan a परिभाषित नहीं है, यानी कि tan a का मान जो है इनफाइनिट है, यानी कि परिभाषित नहीं है। देखो दोस्तों आपने टेबल जो है 0 से 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये मान आपने पढ़े हैं, टेबल बनाइए। ट्रिक के आधार पर मैंने अब आपको पढ़ाई भी थी, आपने वीडियो नहीं देखे तो देख सकते हैं। तो परिभाषित नहीं का मतलब ये होता है कि इनफाइनिट होना। तो जो ए का मान ऐसा क्या है कि यहाँ पर जैसे 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 60 का मान कितना होता है, जो भी होता है। देखिए यहाँ पर परिभाषित नहीं, यानी अनंत, अनंत कब होता है, tan 90 डिग्री का मान, tan 90 टेबल में देखना आप, tan 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनिट या फिर परिभाषित नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, आपकी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेक्षक की आंख से देखी जा रही वस्तु तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर पृथ्वी है, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसकी आंख है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। तो इस प्रकार ये जो रेखा बनती है इसको बोला जाता है दृष्टि रेखा, मैंने आपको पढ़ाया हुआ भी है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन।
वृत्त के किसी बिंदु पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देखो दोस्तों, वृत्त के किसी बिंदु पर, ध्यान देना यहाँ पर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या हमेशा जो होती है, बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु पर एक और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। बी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऐसे बोलता है वृत्त पर, सिर्फ बिंदु ना बोलता, वृत्त पर बोलता, तो वृत्त पर तो अनंत स्पर्श रेखाएं होती है। क्या होती है? अनंत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाता? फिर ए वाला ऑप्शन सही हो जाता। फिलहाल जो हमारे ऑप्शन जो है कौन सा सही होगा? बी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। और बाहर से स्थित कोई बिंदु है बाहर की तरफ, तो दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके दिए गए चित्र में टीपी टीक्यू वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, यानी कि ये स्पर्श रेखाएं खींच रखी है। ठीक है, तथा पी ओ क्यू 110 डिग्री है, यानी कि ये जो है आपके 110 डिग्री है। तो पी टी क्यू यानी कि ये जो कोण है यहाँ पर, ये वाला जो कोण है, ये यहाँ पर, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए दोस्तों, ये होता है स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो 90 डिग्री का, और इधर भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब ये एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, जानते हैं अपन। तो 110 90 90 180 हो गया। तो 180, सॉरी यहाँ पर 110 और 90 90 180, टोटल कितना? 0 8 और 1 9 और 1 1 2, 290। 360 में से कितना घटा दो? 290 घटा दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? आपकी बी ऑप्शन से हो जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पर आप जो है समपूरक कोणों के योग से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 90 है, यानी कि समपूरक कोण वो होते हैं जो सम्मुख कोण क्या होते हैं, इनके सामने वाले, आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर 180 डिग्री होगा इन दोनों कोणों का योग। ठीक, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन से हो जाएगा 70 डिग्री। वृत्त की जीवा द्वारा बने प्रत्येक भाग को क्या कहा जाता है? वृत्त की जीवा, देखो दोस्तों ये वृत्त है, वृत्त की जीवा कौन सी? ये वाली, ये जीवा खींची। तो वृत्त की जीवा द्वारा जो भाग बनेगा आपके, उसको बोला जाता है वृत्तखंड। क्या बोला जाएगा? वृत्तखंड। जैसे कि ये होता है लघु, और इधर वाला जो बचा इसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। तो आंसर जो होगा आपके वृत्तखंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर इस जीवा की जगह क्या आता? त्रिज्या द्वारा, त्रिज्याओं द्वारा, तो त्रिज्य खंड बनता। क्या बनता? त्रिज्य खंड। फिलहाल हमारे जो ऑप्शन सही है वो है वृत्तखंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, आइसक्रीम कोन का आकार किसका संयोजन है? देखो दोस्तों, इस प्रकार आइसक्रीम होती है और इसके ऊपर इस प्रकार होता ही है। ठीक है, तो एक तो है ये यहाँ पर क्या है? शंकु। क्या है? एक तो शंकु, और ऊपर की तरफ है अर्धगोला, आधा गोला। ऐसा ही होता है, पूरा गोला नहीं, अर्धगोला। तो शंकु और अर्धगोले से क्या बनाया जाता है? आइसक्रीम बनती है। तो कौन कौन सा संयोजन होगा आपके यहाँ पर? देखिए ऑप्शन डी, अर्धगोला और शंकु, ये ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। बेलन तो है नहीं यहाँ पर, गोला पूरा है नहीं, बेलन है नहीं, तो कौन सा? डी ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले घन पर एक अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? अधिकतम देखो 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है। ठीक है, इस घन पर एक अर्धगोला रख दिया। क्या रख दिया? एक अर्धगोला रख दिया। तो ये जो अर्धगोला रखा हुआ है, इसका व्यास कितना होगा? इस भुजा के बराबर होगा। किसकी? घन की भुजा। तो घन की जो भुजा है, इस घन की भुजा कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर है। तो इसका व्यास भी कितना होगा? 7 सेंटीमीटर होगा अधिकतम। जबकि त्रिज्या की बात करें तो 7/2 हो जाता और 3.5 सेंटीमीटर हो जाता, फिर ये 3.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन जो है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं, उनके बीच जो है संबंध क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये संबंध मैंने आपको बताया था। जो संबंध होता है वो होता है 2 गुणा माध्य प्लस बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका होती है। तो ऑप्शन जो होगा आपके ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है नोट लगाकर। ठीक है, और एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और 3 मैंने बोला था, 3 आपको मान में से 1 2 मान दे देगा और तीसरा आपसे पूछ लेगा। इस प्रकार भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, संचय बारंबारता सारणी का निर्माण उपयोगी है। देखो दोस्तों, संचय जो बारंबारता जो अपन निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सीएफ जो निकालते हैं, वो क्या ज्ञात करने के लिए निकालते हैं? यहाँ पर देखिए, माध्य ज्ञात करने के लिए सीएफ निकालते हैं क्या? नहीं। माध्यिका ज्ञात करने के लिए, बहुलक ज्ञात करने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये तो होगा नहीं। देखो, बहुलक ज्ञात करने के लिए सीएफ नहीं निकालते। किसके लिए निकालते हैं? माध्यिका या माध्यक भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? माध्यक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें सीएफ निकालते अपन। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
देखिए दोस्तों, गलत कथन आपको बताना है। तो आपके 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन तो क्या है, सही है, बाकी एक गलत है आपकी। देखो ये ऑप्शन पढ़िए, किसी प्रयोग की सभी प्राथमिक जो या प्रारंभिक जो घटनाएं होती है उन सभी का योग कितना होता है, 1 होता है। मैंने पॉइंट लिखा रखे हैं, एक एक पॉइंट मैंने लिखा रखा है, ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही है। यदि ई और ई पूरक घटना है, यानी कि घटित होने की और घटित नहीं होने की, दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है, तो ये भी ऑप्शन आपकी सही है। डी ऑप्शन, 1 मिनट देखिए, सभी प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। समप्रायिक का मतलब ये होता है कि बराबर नहीं होते, कोई ज़्यादा भी हो सकता है और कोई कम भी हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपके सही होगा। कैसे, देखिए, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है क्या, नहीं होती, मैंने बताया था। 1 से अधिक, देखो प्रायिकता जो होती है 1 से अधिक नहीं होगी, यानी कि 1 से तो क्या होंगी, कम होंगी, क्या होंगी, कम, और बराबर भी हो सकती है। और इधर 0 से तो क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, 0 से क्या होंगी, ज़्यादा, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पर तो बोला गया 1 से अधिक या बराबर नहीं हो सकती, तो यहाँ से एक से तो अधिक होती ही नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही गलत हो जाएगा आपके, ये वाला। तो ऑप्शन सही सी ऑप्शन आपके हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है अगला प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की आपकी पूर्ति करनी। देखो, एक समांतर श्रेणी में क्या करना है, ये खाली स्थान आपको ज्ञात करना है। मैंने खाली स्थान वाले क्वेश्चन भी आपको बताए थे, और यहाँ पर आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। देखिए कि अंतर क्या होते हैं, इनके बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर इधर कितना है, 26 है, और इधर कितना है, 2 है। तो 2 में ऐसा जोड़ूं कुछ भी कि ये अंतर क्या आ जाए, बराबर आ जाए। देखो दोस्तों, अगर मैं 14 और 14 कितना होता है, 28 होता है, यहाँ 26 है, तो अंतर यहाँ पर 2 है, तो -2 कर दूं तो 26 आ जाता है। तो यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 26। 14 जब जोड़ा तो आपके 16 बन गया ये, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 में से सारा अंतर कितना आया, 12 आया। तो 12 जब जोड़ेंगे तो 26 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो खाली स्थान है वो कितना बनेगा, आपके 14 बनेगा। इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है आपके, सभी त्रिभुज, कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। संभव जो त्रिभुज होते हैं वो सभी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसी प्रकार जो व्रत होते हैं ये भी क्या होते हैं, सभी व्रत समरूप होते हैं। अब देखिए यहाँ पर sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य हैं, जब a का मान कितना होना चाहिए, यानी कि कोण कितना होना चाहिए कि दोनों बराबर आ जाए। तो ऐसा भी मैंने क्वेश्चन करवाया था कि 0 डिग्री अगर रखा जाए, यहाँ पर देखो मैंने कुछ मान भी रखे आपको बताए थे, 30 डिग्री भी लिखा, 45 डिग्री भी आप रख सकते हो। इस प्रकार मान a का मान आप 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री इस प्रकार रखकर आप देख सकते हो। देखोगे तो आपके ये जो ऑप्शन होंगे, यानी कि इधर का मान और इधर का मान पूरा का पूरा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। लेकिन बराबर कब आएगा कि थीटा यानी कि कोण का मान कितना हो, 0 डिग्री हो, तब जाके ये दोनों बराबर आएंगे। तो ऑप्शन कौन, मतलब कि इसमें खाली स्थान में क्या आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। कितना, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन जो है, जिस घटना के घटित होने की कोई संभावना नहीं होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। मैंने आपको परिभाषा भी लिखाई है। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यानी कि वृत्त है, वृत्त के बाहर 2 बिंदु, कोई बिंदु है, इससे स्पर्श रेखाएं जो खींचेंगे वो कितनी बनेगी, आपके 2 बनेगी। यदि किसी द्विघात समीकरण का विभक्ति कर, यानी कि डी शून्य हो, डी बराबर कितना हो, शून्य, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आए, 0 आए इसका मान, तो उसके मूल जो होंगे हमेशा वास्तविक होंगे और क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर, यानी कि समान होंगे। दोनों के दोनों मूल जो होंगे, एक्स का जो मान आएगा या फिर जो भी उसका जो चर मान आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 कंडीशन मैंने लिखाई थी, जब 0 हो, जब ऋणात्मक हो यानी कि 0 से छोटा हो, डी बराबर या डी बड़ा हो किससे, 0 से, और डी बराबर क्या हो, 0। ये 3 कंडीशन लिखाई थी। 3 कंडीशनों में मैंने बताया था कौन कौन सी कंडीशन में क्या होता है। अगला क्वेश्चन है आपके अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है आपके, ये है आपके, प्रत्येक क्वेश्चन जो है इसमें भी 1 नंबर का है। देखिए यहाँ पर एपी दे रखी है, कौन सा पद 78 होगा, यानी कि इसमें कौन सा का मतलब एन का मान ज्ञात करना है, और कौन सा पद 78। तो देखिए यहाँ पर माना कि एनवा पद क्या है, 78 है, यानी कि ए एन बराबर क्या, 78 है। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर देखो दोस्तों, कौन सा सूत्र लगेगा, ए एन बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। अब यहाँ से ए 3 है, डी का मान निकालोगे, 8 में से 3 घटाओगे तो डी का मान आएगा कितना, 5। ठीक है, तो ए और डी का मान आपके पास आ चुका है और एन का मान कितना है, सॉरी एन का मान निकालना है। तो एन कितना है यहाँ पर आपके 78 है, तो यहाँ पर 78 रखोगे, ए का मान 3 रखोगे और एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि यहाँ पर डी का मान आप कितना रखोगे, 5 रखोगे और एन का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, एचसीएफ दे रखा है, दो संख्या है आपके पास ए और बी, उनका एचसीएफ 9 है, तो एलसीएम ज्ञात करना है आपको। देखो दोस्तों, मैंने एक सूत्र लिखा था, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दो संख्याओं का गुणा। ये मैंने आपको एक सूत्र लिखाया था और बोला था इससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एचसीएफ दे रखा है, तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ 9 है, बराबर दो संख्याओं का जो गुणा है वो 306, एक दूसरी कितनी 657, इनका गुणा कर या 9 को नीचे भेजकर एलसीएम आप ज्ञात कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो आराम। इधर अगला क्वेश्चन जो है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम जो है आपके इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 15 के और 21 के, तीनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं और जो घातें होंगी उस घातों के आधार पर एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम क्या होता है, मैंने बखूबी से एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बताया हुआ है, आप उनसे सोल्व कर सकते हैं। एक बार और बता देता हूँ, एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन घात होती है इन सभी में, सॉरी कॉमन संख्या होंगी और उच्चतम घात होंगी, जो अधिकतम घात होंगी उसको लिया जाता है और साथ में शेष संख्या भी जो बचती है उसमें एलसीएम फाइंड आउट किया जाता है। जबकि एचसीएम क्या होता है कि निम्नतम संख्या ली जाती है, यानी कि जो कॉमन होंगी इन सभी में, तीनों में, उनमें जो न्यूनतम घात है उस संख्या को लिया जाता है, वही क्या होता है, आपकी एचसीएफ होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को तथा शून्यकों का योग -3 और गुणनफल कितना हो, 2 हो। देखो दोस्तों, इस प्रकार मैंने एफ एक्स जो है सूत्र लिखाया था, एक एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, इस प्रकार एक सूत्र लिखाया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है आपके पास, -3, तो -3 प्लस, सॉरी एक्स यहाँ पर आएगा सही, और प्लस अल्फा गुणा बीटा कितना है, 2 है। तो इस प्रकार यहाँ से क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 3x प्लस का 2, इस प्रकार आपके बहुपद बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अनुपातों में यहाँ पर तुलना करनी है और निम्न रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो समांतर हैं या समपाती। देखो दोस्तों, समांतर और समपाती वगैरह होने के लिए मैंने आपको 3 कंडीशनें लिखाई थी, जो इनके जो गुणांक होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 के आधार पर, उनके अनुपातों के आधार पर मैंने 3 कंडीशन आपको बताई थी। देखो, अगर अनुपात जो है, देखो यहाँ पर A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये 3 कंडीशन होती है। A1, B1 और C1, A2, B2 और C2, दूसरी समीकरण, पहली समीकरण और दूसरी समीकरण। यहाँ पर आप जब इसको सोल्व करोगे, देखोगे इसमें अनुपातों को देखोगे, तो अनुपात क्या होगा, इसमें बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 5 यानी कि A1/A2 5/7 है। देखिए यहाँ पर कितना है, 5/7, इधर क्या है 5/7 आ जाएगा, और B1/B2 कितना, 4/6। ठीक है, यहाँ पर अब 4, 2 2 4, 3 2 6, यानी कि ये तो 2/3 और इधर 5/2, 5/7, तो अनुपात क्या बराबर आया, क्या नहीं आया, यानी कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, यानी कि अनुपात बराबर नहीं है। तो दोनों रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगी और अद्वितीय हल होंगे, इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, तो आप यहाँ पर माइनस कर सकते हो, -4 लगा सकते हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है, आपके बिंदुओं, 2 बिंदु दे रखे कि बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बीच की दूरी आपको सूत्र लगाना है, AB, इसको x1, y1, x2 और y2, इस प्रकार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें मान रखना है आपको और सोल्व करना है। यदि किसी खंभे की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार है कि यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, तो
इस खंबे की जो छाया इधर की तरफ बन रही है, ये जो खंबा है इसकी छाया इधर की तरफ बन रही है, ये दोनों के दोनों इसकी ऊंचाई और खंबे की छाया दोनों क्या है, बराबर है। यानी कि ये एक है तो ये भी एक है, या फिर एक्स है तो ये भी एक्स है। अब देखिए न्यून कोण थीटा बनता है, तो यहाँ पर लंब और आधार में जो संबंध बताता है वो टेन थीटा बताता है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, और लंब कितना है, एक्स है, बटा ए बी एक्स, एक्स एक्स कटेगा कितना आ जाएगा, एक। यानी कि टेन थीटा बराबर एक आया, और एक टेन के पदों में किसका मान होता है, टेन 45 डिग्री का मान होता है। किसका मान, जब टेबल में देखोगे टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, एक होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 45 डिग्री का यहाँ पर कोण बनेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला जो क्वेश्चन है आपकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के पी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से होकर गुजरती है और क्यू पर मिलती है। यदि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। देखो स्पर्श रेखा मैंने पढ़ाई थी जब आपको बताया था, यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और पी बिंदु है, यहाँ पर पी बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जाती है पी क्यू, ठीक है। और केंद्र ओ से होकर जाने वाली रेखा को क्यू पर मिलती है। देखो यहाँ पर क्यू पर मिलती है, और ओ क्यू जो है ये ओ है, ओ क्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू का मान आपको ज्ञात करना है, यानी कि ये वाला मान आपको ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर त्रिज्या पर लंब है तो 90 डिग्री बनेगा। एक पाइथागोरस प्रमेय लगेगा इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण कौन सा 12, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब ये जो है पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25। 144 में से 25 इधर जाएगा घटेगा, तो 144 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा आपके 119 आएगा। तो इस प्रकार जब इसका वर्गमूल लोगे तो 119 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी कि पी क्यू आ जाएगा। इस प्रकार यहाँ से पी क्यू आप निकाल सकते हो, 119 आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और कोण दिया गया है, तो वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है, एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, और आर का मान 4 सेंटीमीटर, थीटा का मान आपके पास 30 डिग्री है, और पाई का मान 22/7 रखोगे, और जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास लगभग ये आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है, आर त्रिज्या थीटा जो है कोण है, तो त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई का सूत्र जो होगा आपके पास वो होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। एन प्रेक्षणों का योग सिग्मा एक्स है, तो अंक गणितीय माध्य क्या होगा। देखो दोस्तों माध्य जो होता है एक्स बार जो होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, तो योग कितना है सिग्मा एक्स बटा राशियों की संख्या कितना है प्रेक्षण एन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। वह प्रेक्षण जिसकी आवर्ती बारंबारता अधिकतम होती है वो बहुलक कहलाता है। जो सर्वाधिक बार आता है वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ये मैंने आपको परिभाषा बताई थी बहुलक की। खंड बी आपके आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए दोस्तों उन संख्याओं के पहले 24 पदों का योगफल यानी कि S24 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद जो है an बराबर 3 + 2n है। देखो दोस्तों यहाँ से Sn फॉर्मूला पहले तो याद कीजिए, n/2 2a + n-1 × d, ये आपकी n पदों का योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब आपको निकालना है n का मान कितना दे रखा है, यहाँ पर देखिए आप n बराबर कितना है 24। ठीक है, अब यहाँ से 24 पदों का योगफल निकालना है यानी कि S24, तो 24/2 तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर a नहीं है अपने पास और d नहीं है। n तो है अपने पास लेकिन a और d नहीं है, तो a और d कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे। तो पहले तो यहाँ से क्या करोगे आप एक AP बनाओगे, यानी कि ये क्या है n का मान है तो AP बनाओगे, यानी कि n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार 2-4 मान आपको रखने हैं बारी बारी से इसमें इस वाली समीकरण में। और मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से आप पहला पद निकाल लोगे, उसके बाद डी भी आपको फाइंड आउट करना है यहाँ से, और इसमें मान रखने हैं आपको, आंसर आपके आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है समलंब चतुर्भुज, ये आपको मैंने बताया था बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने करवाया क्वेश्चन भी है। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखो दोस्तों ये जो मॉडल पेपर है वही मॉडल पेपर में क्वेश्चन लिए जाते हैं जो आने लायक होते हैं।
तो मॉडल पेपर जो है अच्छी तरीके से आपको सोल्व करना है। देखो दोस्तों, ये मैंने करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छठा जो क्वेश्चन आपके द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। देखो दोस्तों, कैसे करना रहता है, सबसे पहले तो ऐसी कंडीशन में द्विघात समीकरण जो होती है, इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है अचर पद से गुणा किया जाता है। तो 6 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ गया 18। किसका? माइनस का 3 है, माइनस का 3 यानी कि कितना बन गया आपके माइनस के 18 बन गए। क्या बन गए? माइनस के 18। अब क्या किया जाता है, इसको मध्य पद विभक्त करते हुए एक्स के 2 वैल्यू निकालेंगे, वही शून्य को होंगे आपके। तो एक्स के 2 मान निकालेंगे तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि -18 के ऐसे 2 टुकड़े करें कि गुणा करने पर यानी कि -18 है और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, माइनस के 7 आना चाहिए आपके। तो 9 दूए 18 होता कि नहीं होता? 9 दूए 18 भी हो गए गुणा करने पर, और जोड़ने पर माइनस का 7 आना चाहिए। तो माइनस किसके आगे लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि माइनस का लाना है, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस लगाऊंगा तभी तो माइनस क्या आएगी। तो -9 का गुणा 2 से करूंगा तो -18 भी बन गया अपने पास, और 2 में से 9 घटाऊंगा यानी कि छोटी संख्या से बड़ी, तो माइनस का 7 भी आ जाएगा। तो ये आपके फॉलो हो जाएगा, और यहाँ से 6x² माइनस 9x और प्लस का 2x माइनस 3, यानी कि मध्य पद विभक्त कर दिया आपने। यहाँ से क्या कर दिया, मध्य पद विभक्त कर दिया। अब इसको 2 के जोड़े बनाते हुए आपको क्या करना है, सोल्व करना है और गुणनखंड निकालने, और x के 2 मान आएंगे आपके, x के 2 वैल्यू आएंगे। फिर शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की आपको क्या करनी है, जांच करनी है। कैसे जांच करते हैं, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा वाले से -b/a और अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a वाले सूत्रों से आपको सत्यता की जांच करनी है। इसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है आपके, रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। देखो दोस्तों, हल करना है आपको, कोई सी विधि से कर सकते हो, विलोपन विधि से करो, बहुत अच्छी विधि विलोपन विधि, या फिर प्रतिस्थापन विधि से करो, या फिर ग्राफी विधि। देखो दोस्तों, यहाँ पर ग्राफी विधि नहीं लगानी है, ग्राफी विधि से भी हल कर सकते हैं लेकिन नहीं लगानी है, यहाँ पर आपको विलोपन विधि से हल करना है। बहुत अच्छी विधि, सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। देखिए दोस्तों, इसके बाद 8वां क्वेश्चन है, कार्टून जो है इसमें 100 कमीजें हैं जिनमें 88 जो है अच्छी है, 8 में छोटे दोष हैं यानी कि कम दोष हैं, और 4 जो है ज़्यादा दोष हैं मतलब ज़्यादा खराब है। तो 12 टोटल खराब है इसमें, और 88 क्या है, अच्छी है। जिमी केवल उन्हीं कमीजें स्वीकार करती हैं, उन्हीं कमीजों को स्वीकार करती हैं, तथा सुजाता केवल बड़ी खराब वाली कमीजें अस्वीकार करती है। देखिए दोस्तों, जिमी जो होती है केवल अच्छी कमीजें स्वीकार करती है, और सुजाता केवल बड़ी खराब वाली कमीजें अस्वीकार कर देती है। यादृच्छा एक कमीज निकाल जाती है, प्रायिकता ज्ञात करनी। 2 क्वेश्चन है इसमें प्रायिकता के, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। देखो दोस्तों, अच्छी तरीके से मैंने वहाँ पर आपको समझाया था। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम एक ही सूत्र होता है इसमें, उस सूत्र को लगाते हुए आपको ये वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। देखो, कुल परिणाम तो आपके पास कितने हैं, 100 कमीजें हैं टोटल, तो 100 वाला हो जाएगा। और जिमी जो है स्वीकार नहीं, सॉरी स्वीकार है, तो जिमी स्वीकार किसको करती है, अच्छी कमीजों को स्वीकार करती हैं, यानी कि अच्छी कमीजें लेती है। तो अच्छी कमीजों की संख्या कितनी है, 88 है, तो अनुकूल 88 बनेगा, कुल कितना 100। इस प्रकार यहाँ से आपके पहला क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ से आ जाएगा। इसको आगे सोल्व करोगे है ना, काट पीट के, तो आंसर यहाँ से आपके आ जाएगा। इसी प्रकार आपको सेकेंड वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। 9वां जो क्वेश्चन है आपके, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज के क्रमबद्ध शीर्ष हो तो पी का मान आपको ज्ञात करना है। ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं ए बी सी डी, इस प्रकार मान लेना, ये जो है आपके पास पॉइंट। तो क्रमागत शीर्ष हैं तो पी का मान, देखो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है आपके, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। यहाँ से आप पी का मान निकाल सकते हो। 10वां जो क्वेश्चन है, बी समकोण है, टेन जो है आपके ए एक है तो सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने वाला भी मैंने करवाया है। देखो इसको कैसे कर सकते हो, टेन ए, यहाँ से कोण का मान निकाल सकते हो आप। टेन ए बराबर 1 है, तो एक किसके पदों में होता है, टेन के पदों में एक किसका मान होता है, टेन 45 का। देखिए टेन ए बराबर, इधर एक की जगह मैं लिख सकता हूँ टेन 45 डिग्री, तो ए बराबर कितना आ गया 45 डिग्री। पहले तो यहाँ से ए का मान निकाल लिया, अब ए का मान यहाँ पर रखना है और यहाँ पर रखना है। तो 2 साइन 45 डिग्री गुणा कोस 45 डिग्री, ठीक है, बराबर इसका जब मान निकालोगे LHS का तो कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आएगा। टेबल से मान रखना है साइन 45 और कोस 45 का। तो
आपके क्या आ जाएगा, RHS और LHS क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये सिद्ध करना है। वृत्त बाह्य बिंदु T से वृत्त पर खींच गए, देखो ये वृत्त है, बाह्य बिंदु T है, TP और TQ, P और Q दो स्पर्शरेखाएं, तो सिद्ध करनी है आपको ये वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पर O है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है P है, इधर क्या है आपकी Q है, तो PTQ, देखो PTQ यानी कि ये वाला, ठीक, ये वाला PTQ बराबर है 2 OP और कौन सा Q, OPQ। इस प्रकार यहाँ पर कोण जो है ये वाला दुगना है किसका, इसका दुगना, PTQ से दुगना है कौन सा, ये वाला OPQ वाला, ये वाला कोण यहाँ पर। ये वाला जो है उदाहरण मैंने आपको करवाया था और बोला था कि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने अच्छी तरीके से ये वहाँ पर मैंने सिद्ध करवाया था, ठीक है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। थीटा कितना, 60 डिग्री है, आर का मान 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करने, आर थीटा के मान रखने, साइन थीटा, थीटा का मान कितना 60 डिग्री यहाँ पर रखना है, और आगे आपको सोल्व करना है। 13वां जो क्वेश्चन है आपके 13वें, इसमें क्या निकालना है आपको, बहुलक निकालना है। जो सर्वाधिक बार आ रहा है वही क्या होगा आपके बहुलक होगा, तो आपको ये करना है। सी ऑप्शन जो है आपके, देखो खंड सी है, इसमें आपको अथवा में क्वेश्चन है, या तो ये करो या फिर ये वाला करो। देखो दोस्तों ये भी कर सकते हो, सम दूरस्थ है, समान दूरी वाला सूत्र लगाते हुए, यानी कि दूरी वाला सूत्र लगाओगे, दोनों की दूरियां क्या होंगी, अंडर रूट के अंदर दूरी का सूत्र होता है, तो x का मान आप यहाँ से निकाल सकते हो। फिर x का मान आने के बाद जो पॉइंट आएगा इसका, r में x है, तो x का मान आने के बाद QR और PR आप निकाल सकते हो दूरी वाला सूत्र लगाते हुए। या फिर ये कर सकते हो कि y अक्ष पर x का मान कितना होता है, 0, तो अनुपात निकालना है, यानी कि ये a और ये b है, इनको मिलाने वाला a और b। कोई बिंदु P है जिस पर जो निर्देशांक है उसको m1 अनुपात m2 में विभाजित कर देता है, तो x अक्ष पर y अक्ष पर x का मान क्या होगा, 0, तो 0, y, ठीक है। तो 0 वाला सूत्र लगाते हुए, क्योंकि 0 है x का मान क्या है 0, तो 0 वाला फॉर्मूला लगाते हुए आपको क्या करना है, m1 अनुपात m2 ज्ञात करना है, और प्रतिशत बिंदु भी आपको ज्ञात करना है, यानी कि y का मान, ठीक है। तो ये कैसे करोगे, x वाला फॉर्मूला लगाओगे, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटा क्या होता है m1 प्लस m2 वाला फॉर्मूला लगाना है आपको, और यहाँ पर x का मान कितना 0 रखना है, बराबर m1 अपन को ज्ञात करना है m2 और x2 x1। तो देखिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2, इस प्रकार यहाँ से आपको क्या करना है, x1 और x2 के मान यहाँ से आपको रखने हैं। इसके बाद जो 15वां क्वेश्चन है, आप तो ये वाला सिद्ध करो या फिर ये वाला सिद्ध करो। ये जो सर्व समीकरण है ये आपको सिद्ध करनी है, दोनों में से आपको कोई सी भी करनी है, एक करनी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए सेक को कोस में कन्वर्ट करते हुए, यानी कि 1/कोस होता है, और टेन का होता है साइन ए बटा कोस ए। इस प्रकार इनको चेंज करते हुए आपको LHS जो है ये बराबर RHS के आ जाएगी, यही आपको सोल्व करना है। या फिर आप ये कर सकते हो, टेन थीटा कोट थीटा को साइन बटा कोस के पदों में चेंज करते हुए ये 1 प्लस सेक थीटा आपको लाना है, ठीक है। इसके बाद जो 16वां क्वेश्चन है आपके, 16वें जो क्वेश्चन में है, 20 परिवारों पर किए गए सर्वे में निम्न बारबारता सारणी प्राप्त हुई है, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। देखो दोस्तों बहुलक ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाई जाती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर इस प्रकार खड़ी सारणी बनानी है आपको। खड़ी सारणी बनाने के बाद आपको सूत्र कौन सा लगाना है, बहुलक का। बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H होता है। ये आपके क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है। अब देखो L क्या होता है, तो सबसे पहले तो बहुलक क्या होता है कि सर्वाधिक बार आने वाली संख्या इसमें से कौन सी है, 8 है, तो
8 के संगत जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, 3 से 5 तक है। तो देखिए यहाँ पर एल क्या होगा, निम्न सीमा, तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, 3 प्लस F1 और F0 और F2 क्या होगा, देखो H का मान तो अंतराल हो जाएगा इनका, 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो H का मान तो कितना हो जाएगा, 2। अब कोष्टक के अंदर जो मान है ये वाले, ये कैसे आएंगे, देखो F1 क्या होता है, जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता होती है F1, तो F1 होगी आपकी 8 माइनस F0 क्या होता है, ठीक पहले की बारंबारता, तो इसके ठीक पहले की बारंबारता यहाँ पर कितनी है, ये वाला जो मान है आपके, ये वाला 7, ठीक है, तो ठीक पहले की बारंबारता आ जाएगी आपके पास 7। और 2F1, 2 गुणा कितना, F1 8 माइनस F0 कितना 7 और माइनस F2, F2 क्या होता है, ठीक बाद की बारंबारता, तो कितना 2, ठीक है। इस प्रकार इसको सोल्व करना है आपको, बहुलक ज्ञात करना है, या फिर अथवा में इसका क्वेश्चन है, ये भी दे रखा है, माध्यक ज्ञात कर सकते हो या फिर बहुलक ज्ञात कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ से आप माध्यक भी ज्ञात कर सकते हो, माध्यक का जो सूत्र होता है मैंने आपको बताया भी था, n/2 के आधार पर तो पहले तो n/2 निकालते हैं, फिर आपके CF भी निकाली जाती है, इसमें माध्यक में क्या निकाली जाती है, CF भी निकाली जाती है, और माध्यक का जो फॉर्मूला होता है ये मैंने आपको बताया भी था। देखो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 17वां, 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर खंभा इस प्रकार गाड़ा है कि दोनों व्यासों के अंत बिंदुओं पर बनने वाले फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियां 7 मीटर हैं। तो क्या ऐसा करना संभव है, यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था। अब यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन, इतने बड़े क्वेश्चनों को करवाना संभव नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, आप देख सकते हैं। देखो दोस्तों इससे बढ़िया तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखो थोड़ा सा कि ये कितना सिंपल क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज बना लिया। अब इसमें उसके आधार से देखो, इसकी ऊंचाई जो है उसके आधार से 7 कम है, तो मान लीजिए आधार x मान लो, तो इसकी जो ऊंचाई होगी वो 7 कम हो जाएगी। तो देखो ऊंचाई जो है उसके आधार से, आधार कौन x, तो इससे 7 कम, तो x से कितनी कम, 7 कम, इतनी होगी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर। और कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए आपको क्या करना है, अन्य दो भुजाएं निकालनी है। तो एक पहले तो x का मान निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, फिर x का मान यहाँ पर दोनों जगह आप रखोगे तो आपकी दोनों भुजाएं आ जाएंगी। बिल्कुल सीधा सिंपल सा क्वेश्चन, इससे बढ़िया तो ये कर सकते हो आप। इसमें इसके बाद आपकी डी जो ऑप्शन है, इसमें 4 अंक के 3 क्वेश्चन हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, इसमें क्या कर रखा है, यहाँ से पहले ये मीनार है, ये खड़ी हुई है, चित्र में दिया गया, यहाँ पर पहले 60 डिग्री का कोण बनाई थी, फिर घटकर क्या हो जाता है 30 डिग्री, तो उस स्थिति में क्या होती है 40 मीटर छाया ज़्यादा बन जाती है। तो पहले मान लीजिए x थी, तो 40 मीटर ज़्यादा हो गई, तो टोटल यहाँ से x प्लस कितनी 40 हो जाएगी आपकी, टोटल D से B तक। तो अब क्या करोगे, इसमें क्या करना है आपको, एक बार तो ये वाला त्रिभुज लेना छोटा, एक बार ये पूरा का पूरा ही आपको त्रिभुज लेना है। इन त्रिभुजों में आपको क्या करना है, लंब और आधार में संबंध बताने वाला त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर इसको सोल्व करना है, और x का मान निकलेगा आपके पास। यहाँ से x का मान निकालने के बाद h का मान आप फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर x का मान नहीं निकालते हुए भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। या फिर अथवा में आप ये भी कर सकते हो, 75 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ है, 2 जहाज चल रहे हैं, उनके अवनमन कोण 30 डिग्री, एक का कितना है 45 डिग्री, 45 और 30 डिग्री, ठीक एक दूसरे के पीछे हैं, एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पर है, इस प्रकार ये चल रहे हैं। तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो आप आराम से इजीली। 19वां जो क्वेश्चन है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाला घन पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। देखो एक घन है 7 सेंटीमीटर भुजा वाला अर्धगोला है, इस प्रकार अर्धगोला रखा हुआ है, तो इसका व्यास भी, जो अर्धगोले का व्यास भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया आपके। दूसरे में ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि ये जो ठोस है पूरा का पूरा है, इसका होगा आपके टोटल क्षेत्रफल। एक तो होगा घन का, देखो घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, प्लस इसका वक्र पृष्ठ का आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। लेकिन इसमें से माइनस होगा कौन सा, ये जो ढका हुआ है,
क्योंकि घन जो है इस घन के ऊपर ये रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो घन के ऊपर ये जो कटोरा है इस प्रकार, तो इससे ये भाग तो इसने ढक लिया कि नहीं ढक लिया, तो ये माइनस होगा, यानी कि एक तरह से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होगा किस में से, घन के क्षेत्रफल में से। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होकर प्लस क्या जुड़ेगा, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जुड़ेगा। तो गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2πr² अर्धगोले का। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन को कर सकते हो, या फिर अथवा में ये जुस वाला है, ये भी मैंने आपको करवाया था, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देखो दोस्तों, एक्स और वाई के मान निकालने वाला, ये मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि या तो दोनों में से आपके एक पूछ सकता है, या तो एक्स पूछ सकता है, या फिर पी भी दे सकता है पी के रूप में, तो पी का मान क्यू का मान इस प्रकार पूछ सकता है। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कराया था, और एक पी वाला था, वो क्वेश्चन भी मैंने करवाया था। दोनों ही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, मतलब कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, माध्यिका दे रखी है, यानी कि माध्यिका 28.5 है, और माध्यिका का सूत्र लगाते हुए आपको क्या करना है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करने हैं। या फिर अथवा में दिया गया है कि माध्य ज्ञात करना है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो। माध्य जो है आप कोई से भी सूत्र से कर सकते हो, चाहे वो पद विचलन हो, कल्पित माध्य हो, या फिर सिंपल डायरेक्ट मेथड हो, उससे भी आप माध्य निकाल सकते हैं। माध्य निकालने के लिए आपको वर्ग चिन्ह यानी कि एक्स आई का मान निकालना रहता है। तो यहाँ पर आप एक्स आई कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़कर क्या करना है, सभी में 2 का भाग लगा देना है। क्या करना है, 2 का भाग लगा देना है, यही क्या होगा, आपके एक्स आई होगा। और सिग्मा एफ आई एक्स आई से क्या, ये क्या है, एफ आई है, क्या है एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई से भी निकाल सकते हो, या फिर कल्पित माध्य से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आपकी मॉडल पेपर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके भाई बहनों दोस्तों या किसी का भी भला हो सकता है अगर आपके एक शेयर से, तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।